इस एपिसोड की शुरुआत में हम गाओ पेंग को देख पाते हैं, जो कि बड़े ही मजे से एलिक्सर कंज्यूम करके अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियांग भी अपनी कल्टीवेशन में बिजी है। वो बता रहा था कि हमने टैलिस्मान सेल करके जितने भी पैसे कमाए थे उन सभी से कल्टीवेशन के रिसोर्सेज परचेज किए, जिसके चलते हम काफी तेजी के साथ इम्प्रूव कर रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में हम तीनों भी ची रिफाइनिंग की 3rd लेवल पर पहुंच चुके। साथ ही यहाँ पर जियांग ने गाओ पेंग को काफी फनी अंदाज में हरा दिया था। उनका ये मुकाबला देखते साथ ही लियोजिन और एल्डर शाह की हंसी छूट गई। लेकिन इसी दरम्यान जियांग को फील हुआ कि वो अपनी डिवाइन एबिलिटी को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर जियांग के रास्ते में कोई मुसीबत आई तो एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। साथ ही मुश्किल वक्त में उस डिवाइन एबिलिटी ने हमेशा उसकी मदद की थी, जिसके चलते जियांग की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। जियांग बताता है कि इस टूशे कोर्टयार्ड में हर रोज न जाने कितने सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को मारा जाता, जिसके चलते यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट की ऑरा गैदर हो गई। साथ ही यहाँ की बदबू तो बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो जियांग ने उस जगह को क्लीन करना शुरू कर दिया। उसने फैसला लिया था कि वो यहाँ के ग्राउंड को दोबारा से रिबिल्ड करेगा, और ये अच्छा काम करने से चांसेस थे कि उसे कुछ मेरिट्स भी हासिल हो जाए। वो माउंटेन से काफी बड़ी बड़ी चट्टानें लाकर उन्हें फोर्स कर रहा था, जिससे उसकी फिजिकल ट्रेनिंग में भी हेल्प हो गई। इस हार्ड वर्क से उसकी बॉडी टेम्पर हुई, हार्ट प्यूरिफाई हुआ और ची पावर नर्चर हो गई। साथ ही इन्होंने फैसला लिया था कि ना ही ये अपनी कल्टीवेशन को डिले करेंगे और ना ही स्पिरिचुअल स्टोन्स की कमाई में कोई रोक लगाएंगे। तो इन्होंने दोबारा से अपने टैलिस्मान सेल करना शुरू कर दिए, जिसकी मदद से ये कई सारे पिल्स परचेज कर पाते। और इसी तरह से जियांग और लियोजिन को इस सेक्ट में आकर 2 साल कंप्लीट हो गए। इन तीनों में से लियोजिन के पास सबसे स्पेशल स्पिरिचुअल रूट्स थे, जिसके चलते सबसे पहला उसी ने ची रिफाइनिंग की 4थी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। साथ ही जियांग ने भी अपनी डिवाइन एबिलिटी की मदद से 4थी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसके चलते ये लोग दोबारा से सेलिब्रेट करने पहुंच जाते हैं। गाओ पेंग इन दोनों को मुबारकबाद देते हुए कहने लगा कि जल्दी जल्दी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करो, उसके बाद तुम लोग स्पेल्स और टेक्निक को भी सीख पाओगे। इतना ही नहीं, वो इन दोनों से उनके आगे के प्लान के बारे में पूछने लगा, जिस पर लियोजिन कह रही थी कि हम तीनों एक साथ कल्टीवेट करते हैं तो मजा आ जाता। मैं तो इसी तरह से आगे बढ़ना चाहती हूँ। हालांकि जियांग का मकसद कुछ अलग था। वो जल्द से जल्द टियानशिंग माउंटेन पर जाना चाहता है, लेकिन वो अपने इस प्लान के बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताता। अभी सीन यहीं पर कट होकर हम एंसेस्टर शी को देख पाते हैं, जिनके पास इमॉर्टल जू एक टैलिस्मान लेकर पहुंच चुकी थी। उसने उन्हें बताया कि जब जियांग कल्टीवेशन की 2nd लेवल पर था उसी वक्त उसने टैलिस्मान फोर्ज किया था, मगर अब कुछ ही महीनों के अंदर वो 4थी लेवल पर पहुंच चुका है। जियांग की इस प्रोग्रेस के बारे में सुनकर तो एंसेस्टर शी भी थोड़ा सा हैरान था। वो कहने लगे कि आफ्टर ऑल वो बच्चे मेरे लियो फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका स्पेशल होना तो बनता ही था। खैर, अब उन दोनों को कॉन्गियन पिक पर बुलाने का वक्त आ चुका है। अभी सुनते साथ ही इमॉर्टल जू थोड़ी सी हेजिटेट हो गई, लेकिन उसे तो बस अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो करना था। और उतने में वो एंसेस्टर उसे होल्ड करते हुए कहने लगा कि ये 100 सालों पुराना प्लान है और इसकी जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंप रहा हूँ, तो याद रखना इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। साथ ही हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उस एंसेस्टर का फॉर्म पूरी तरह से बदल गया। सो गाइस, यहाँ पर कोई ना कोई मिस्ट्री जरूर है, लेकिन उसके बारे में हमें जरा भी हिंट नहीं दी गई। अभी सीन यहीं पर कट होकर हम जियांग और लियोजिन को देख पाते हैं, जो कि साफ सफाई करने में बिजी थे। वहीं पर गाओ पेंग मजे से टाइम पास कर रहा था कि उतने में एल्डर शाह वहाँ पर पहुँच गए। गाओ ने आते साथ ही बताने लगा कि आज तो कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट डिलीवर नहीं किया गया, जिस पर एल्डर शाह बताने लगे कि मैं तुम तीनों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। तुम तीनों को इनर डिसाइपल बनाने का फैसला लिया गया, चलो जल्दी से अपना सामान बांधो। अभी सुनते साथ ही लियोजिन और गाओ पेंग काफी ज्यादा खुश हो गए, मगर जियांग के दिल में ये सवाल था कि इन लोगों ने जानबूझकर हमें टूशी कोर्टयार्ड में डिमोट किया और अब अचानक से इनर डिसाइपल बना दिया। इसके पीछे जरूर से कोई ना कोई रीजन होगा। और अब एक फ्लाइंग कैरेज के जरिए लियोजिन और जियांग को एक पिक की तरफ ले जाया जाने लगा। यहाँ पर गाओ पेंग इनके साथ नहीं था, उसे तो जियांग माउंटेन भेजा गया, जहाँ पर उसे एक लीडर का डायरेक्ट डिसाइपल बनेगा। और इसी बात से लियोजिन थोड़ी सी नाराज थी, तो जियांग उसे समझाने लगा कि तुम सीनियर गाओ पेंग की फिक्र मत करो, हम तीनों भी स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट के ही डिसाइपल हैं, तो हमारी अक्सर ही सीनियर गाओ पेंग के साथ मुलाकात होती रहेगी। और अब इन दोनों को एक पिक पर उतार दिया जाता है, जहाँ पर सीनियर लियान बता रही थी कि थोड़ी देर में फेरी जू तुमसे मिलने आएगी, वो तुम्हें एंसेस्टर के पास ले जाने वाली है, तो एंसेस्टर के सामने काफी अच्छे से बर्ताव करना। तो ये दोनों भी तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगे। और अब सीनियर लियान अपनी फ्लाइंग कैरेज लेकर वहाँ से
लिए रवाना हो गई। यहाँ पर जियांग ने नोटिस किया कि पिक तो काफी ज्यादा शांत है। 2 डिसाइपल्स के अलावा कोई और बंदा इन्हें नजर नहीं आ रहा था। साथ ही वो इन दोनों बंदों की कल्टीवेशन को भी समझ चुका था। दरअसल ये दोनों बंदे ची रिफाइनिंग की लेट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अब उनमें से एक बंदा तुरंत ही इन दोनों से पूछने लगा कि बताओ तुम्हारे क्या नाम है। तो जियांग ने फटाफट से इन दोनों के नाम बता दिए। वो बंदा कह रहा था कि तुम दोनों बस ची रिफाइनिंग की चौथी लेवल को अचीव कर पाए, मगर फिर भी तुम्हें कोंगियन पिक पर एडमिशन मिल गई। ये तो काफी ज्यादा रेयर है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। जिस पर वो दूसरा बंदा कहने लगा कि भाई ये दोनों लोग लियो फैमिली के मेंबर्स हैं, इनके लिए तो किसी भी रूल को ब्रेक किया जा सकता। खैर यहाँ पर इन दोनों बंदों ने जानबूझकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और उनके ऑरा देखते साथ ही लियोजिन कहने लगी कि इनके पास तो लाइटनिंग टाइप की स्पिरिचुअल रूट है। और तभी वो बंदे कहने लगे कि क्यों ना एक मुकाबला हो जाए, एक अच्छी सी फाइट के बाद ही तुम दोनों हमारी पावर्स को अच्छे से समझ पाओगे। सब इन चारों में फाइटिंग का माहौल बन चुका था, लेकिन उतने में ही इमॉर्टल जू वहाँ पर पहुँच गई। अब उसे वहाँ देखते साथ ही वो दोनों बंदे तुरंत ही शांत हो गए। इमॉर्टल जू कहने लगी कि चलो एंसेस्टर ने तुम्हें मिलने बुलाया है। तो अब ये चारों भी इमॉर्टल जू के साथ एक हॉल में पहुंच गए, जहाँ के तख्त पर एंसेस्टर शी बैठे हुए थे। इन सभी ने वहाँ आते साथ ही अपने एंसेस्टर को ग्रीट किया और उतने में एंसेस्टर अपने तख्त से उठ जाता है। उसकी ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसके प्रेजेंस को महसूस करते साथ ही जियांग दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये है गोल्डन कोर के मास्टर की पावर, जो कि काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होगी। और अब वो एंसेस्टर इन सभी से कहने लगा कि तुमने कोंगियन पिक के बारे में काफी सारे रूमर्स सुने होंगे। लोगों का ऐसा मानना है कि मैंने अपने डिसाइपल्स की जान की बिल्कुल परवाह नहीं की और उन्हें सीधे मौत के मुंह में भेज दिया, जिसके चलते हमारे कोंगियन पिक के ऑलमोस्ट सारे डिसाइपल वाइप आउट हो गए। अब ये सुनते साथ ही लियोजिन और जियांग थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। साथ ही एंसेस्टर बता रहा था कि यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि अब मेरा लाइफ स्पैन खत्म होने की कगार पर है, मैं जल्द ही मारा जाऊंगा और इसी वजह से हमारे कोंगियन पिक को अब जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। इनफैक्ट हमें एक अनाथ बच्चे जैसा ट्रीट किया जाता। खैर 4 सालों पहले ब्लैक ड्रैगन सेक्ट पर किसी ने हमला किया था, जिसके चलते ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वो अभी तक उसमें से उभर नहीं पाए। और तभी उनमें से एक बंदा कहने लगा कि हाँ, मैंने ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की कैलामिटी के बारे में सुना है कि उनके टोटल 17 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले कल्टीवेटर्स मारे गए। साथ ही साथ उनका एक गोल्डन कोर वाला मास्टर भी बुरी तरह से घायल हो चुका था और इसी वजह से ब्लैक ड्रैगन सेक्ट अब काफी ज्यादा कमजोर हो गया। जिस पर एंसेस्टर कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल, और उन्हें कमजोर बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही कोंगियन पिक था। और इतना कहते साथ ही उस मास्टर ने वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये चारों बंदे एक विजन को देख पा रहे थे, जहाँ पर एंसेस्टर शी बताने लगा कि मैंने ही हमारे कोंगियन माउंटेन्स के डिसाइपल को ब्लैक ड्रैगन सेक्ट पर अटैक करने भेजा था। हमारे डिसाइपल्स ने उनके न जाने कितनी सारे टैलेंटेड जीनियस को खत्म कर दिया, लेकिन उनका खात्मा करते वक्त हमारे भी सारे डिसाइपल्स मारे गए। मैं बस अकेला ही वहाँ से जिंदा वापस आया था। ये हमारा एक सीक्रेट मिशन था। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट को तो अभी भी नहीं पता कि उन पर अटैक किसने किया था, लेकिन हमारे सेक्ट में कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिनको इस बैटल के बारे में पता था। और उतने में एक डिसाइपल काफी ज्यादा शॉक होकर एंसेस्टर से कहने लगा कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट तो हमारे स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट का दोस्त है, तो फिर आपने उन पर हमला क्यों किया था। जिस पर एंसेस्टर बताने लगे कि मेरे कोंगियन पिक ने हमेशा ही एक सीक्रेट मिशन पर ध्यान दिया। हमारा काम था स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट को दोबारा से रिवाइव करना, और अब यही इम्पोर्टेंट मिशन में तुम चारों को सौंपने वाला हूँ। 500 सालों पहले 3 रेल्म ग्लेज बटरफ्लाई स्लम्बर में जा चुकी, जिसके चलते अब वो पूरी तरह से एक स्टोन में बदल चुकी है। अगर हमारे सेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर न जाने कितनी सारी पावरफुल स्पिरिचुअल बटरफ्लाईज थी, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगी है। हमारे पास पहले टोटल 7 लिनिएजेस थे, लेकिन अब उनमें से घटकर बस 3 ही बाकी रह गए। बस 100 सालों के अंदर ही वो तीनों भी खत्म होकर 7 बटरफ्लाईज पूरी तरह से वैनिश हो जाएंगे, और वही दिन हमारे स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट के लिए एक बर्बादी का दिन साबित होगा। दूसरे सेक्ट हमें हराकर हम पर कब्जा कर लेंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरा सेक्ट बर्बाद हो जाए। इसी वजह से मैंने न जाने कितनी सारे एंशिएंट रिकॉर्ड्स की स्टडी की, और उसी से मुझे पता चला कि हमारा स्पिरिचुअल बटरफ्लाई सेक्ट काफी ज्यादा एंशिएंट है। 10,000 साल पहले यहाँ पर मायरियाड बीस्ट इनकार्नेशन सेक्ट हुआ करता था। उनके पास बहुत ही स्पेशल ड्रैगन की ब्लड लाइन थी, तो उस सेक्ट के फाउंडर ने अपने ड्रैगन की ब्लड लाइन को 7
ग्रेट स्पिरिट बटरफ्लाइज के साथ फ्यूज किया और इसी फ्यूजन से उस फाउंडर ने बहुत ही स्पेशल कल्टीवेशन मेथड को इजाद किया था और उसी दिन हमारे स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट का भी जन्म हुआ। तो अगर हमारे ओरिजिन की बात की जाए तो इसमें सिर्फ बटरफ्लाइज नहीं बल्कि ड्रैगन का भी हिस्सा है। आफ्टर ऑल स्पिरिट बटरफ्लाइज और ड्रैगन के फ्यूजन होने के बाद ही हमारे सेक्ट का जन्म हुआ था। सो अगर हमें अपने फैक्शन को बचाना है तो हमें ड्रैगन बॉडी की जरूरत पड़ेगी। अभी सुनते साथ ही वो दूसरा बंदा कहने लगा कि शायद इसी वजह से आपने ब्लैक ड्रैगन सेक्ट पर सीक्रेटली अटैक किया था, जिस पर एंसेस्टर कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल उन पर अटैक करने का बस एक ही रीजन है। दरअसल हम ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के ड्रैगन बॉडी इनहेरिटेंस मेथड को हासिल करना चाहते थे। हम ड्रैगन बटरफ्लाइज का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और उसके लिए हमें ड्रैगन बॉडी की जरूरत पड़ेगी। ऐसी ड्रैगन बॉडी के पास ट्रू ड्रैगन की पावर्स भी होगी और साथ ही साथ स्पिरिट बटरफ्लाई की मूवमेंट भी। जब ये दोनों टेक्निक आपस में मर्ज हो जाए फिर उस बंदे को कोई भी रोक नहीं सकता। 10,000 सालों पहले इसी मेथड का यूज मायरियाड बीस्ट इनकार्नेशन सेक्ट ने किया था। ये उनकी 7 सुप्रीम आर्ट में से एक है। इसे कहा जाता है द बटरफ्लाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। वेल इस मेथड का नाम सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। इन्होंने आज तक कभी ऐसी टेक्निक के बारे में नहीं सुना था। उतने में एंसेस्टर बताने लगे कि अगर कोई बंदा बटरफ्लाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को मास्टर कर ले तो काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है और फिर वही मेरे स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट को बचा सकता है। हमारा सेक्ट वैनिश होने की बजाय और भी ज्यादा तरक्की करेगा। हमारे जितना पावरफुल फिर इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। वैसे तो इस दुनिया में टोटल 108 अपर सेक्ट है, लेकिन फिर हमारा सेक्ट उन सभी को पीछे छोड़कर टॉप रैंकिंग हासिल कर सकता। हमारी लेगेसी को हजारों सालों तक पास डाउन किया जाएगा। फिलहाल हमें जो सेक्ट कमजोर समझते हैं उनके मुंह पर ताले लग जाएंगे। अगर सच बताओ तो तुम चारों ही हमारे सेक्ट के लिए एक नई उम्मीद हो। अगर बाकी के डिसाइपल्स के साथ कंपेयर किया जाए तो तुम चारों की प्रोग्रेस काफी ज्यादा रैपिड थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम चारों में से कोई ना कोई ब्लैक ड्रैगन बॉडी को कल्टीवेट कर ही लेगा। तुम चारों में से जो भी इसमें सक्सेसफुल हुआ उसे मेरा इनहेरिटेंस मिल जाएगा। सिर्फ मेरी लेगेसी ही नहीं बल्कि वो कॉन्गियन पिक का नया मास्टर बनेगा। इसके बावजूद स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट भी उस बंदे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि वही हमारे फैक्शन को ग्लोरियस बनाने वाला है। मैंने तो हमारे सेक्ट लीडर और सुप्रीम एल्डर से भी बात की थी। उन्होंने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि जो भी बंदा ड्रैगन बॉडी को अवेकन कर पाएगा वही हमारे सेक्ट का अगला मास्टर बनेगा। अब ये सुनते साथ ही लियोजिन और दोनों बंदे काफी ज्यादा खुश हो गए, लेकिन जियांग को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी महसूस हो रही थी। जहाँ तक वो जानता है ब्लैक ड्रैगन एक ईवल सेक्ट था, तो उनकी मेथड का इस्तेमाल करके कोई भी बंदा ईवल बन सकता है। और उतने में ही इमॉर्टल जू ने ब्लैक ड्रैगन का ब्लड बाहर निकाल लिया। वो इन चारों को बता रही थी कि यही ब्लड ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के इनहेरिटेंस का फाउंडेशन है। ये ट्रेजर हासिल करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। इसी पिक को हासिल करने के लिए हमारे कॉन्गियन पिक के न जाने कितने ही सारे डिसाइपल्स ने अपनी जान दे दी। तो हम नहीं चाहते कि हमारे डिसाइपल्स की कुर्बानी जाया हो जाए। हमें जल्द से जल्द इस ट्रेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उतने में एंसेस्टर बताने लगे कि दरअसल मैं खुद ही बटरफ्लाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा और ना ही मैं पहले जैसा पावरफुल हूँ। आने वाले सालों में ही मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन मरने से पहला मैं तुम सभी के लिए एक सेफ रास्ता बनाना चाहता हूँ ताकि मौत के बाद भी मुझे ये मलाल ना रहे कि मैंने अपने सेक्ट को बचाने की कोशिश नहीं की। तुम चारों के पास इस सेक्ट के फ्यूचर को कंट्रोल करने का चांस है, तो चलो बताओ क्या तुम चारों भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार हो? अगर तुमने हाँ बोला तो तुम स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट के रिवाइवल बनोगे। जो सुनते साथ ही इन सभी ने मास्टर के सामने ग्रीट किया। लियोजिन और दो बंदे कह रहे थे कि हाँ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है, मगर जियांग एंसेस्टर से माफी मांगते हुए कहने लगा कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा सकता। मैं इस लायक नहीं हूँ कि इस ग्रेट मिशन को अंजाम दे पाऊँ। अभी सुनते साथ ही एंसेस्टर के साथ साथ इमॉर्टल जू भी थोड़ी सी हैरान हो गई। इधर लियोजिन भी जियांग को डांटते हुए पूछने लगी कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी वो दूसरा बंदा कहने लगा कि जियांग तो एक नंबर का बेवकूफ है। इसके सामने एक सुपीरियर कल्टीवेशन मेथड को अचीव करने का मौका था, लेकिन फिर भी इसने मना कर दिया। ऐसे लोग फैक्शन के लिए कभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। मगर एंसेस्टर इसके लिए राजी हो गया। वो कह रहा था कि इस दुनिया में हर एक कल्टीवेटर अपने पाथ को खुद चुनता है। अगर जियांग इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। अभी सुनते साथ ही जियांग तुरंत ही एंसेस्टर का शुक्रिया अदा करने लगा और उतने में इमॉर्टल जू ने ड्रैगन ब्लड को इन तीनों की बॉडी में ऐड कर दिया, जिसके चलते इनकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक ड्रैगन की एनर्जी रिलीज हो रही थी। वेल इस एनर्जी को देखते साथ ही जियांग को याद आता है कि लियोमिंग को ऐसे ही किसी एनर्जी ने पजेस किया था, जिसके चलते वो
पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर जियांग की डिवाइन एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो गई थी, लेकिन इस एबिलिटी को कोई और नहीं देख पाता। वाले यहाँ पर जियांग को एंसेस्टर के अंदर एक बहुत ही भयानक बुढ़ा नजर आ रहा था, जिसे देखते साथ ही एक सेकंड के लिए इसे जियांग थोड़ा सा पैनिक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी डिवाइन एबिलिटी ने कौन सी बंदे का उसे विजन दिखाया। वहीं पर इमॉर्टल जू कहने लगी कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, बस अपनी कल्टीवेशन पर फोकस रखना। सो ये तीनों भी उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हो गए। मगर जियांग तो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे ये समझ नहीं आता कि एंसेस्टर की बॉडी में दूसरा पर्सन है कौन। अब ये तीनों बंदे जैसे वहाँ से टेलीपोर्ट हुए, इमॉर्टल जू जियांग को आवाज देती है। उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जियांग को जबरदस्ती अपनी तरफ पुल कर लिया था और फिर उसके अंदर भी ब्लैक ड्रैगन के ब्लड को फोर्सफुली डाल दिया गया, जिसके चलते जियांग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वहीं पर एंसेस्टर शी उससे कहने लगा कि तुम मेरे लियो फैमिली के मेंबर हो, तो तुमने हमेशा लियो फैमिली की भलाई के लिए काम करना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट को बचाना चाहिए? अब जियांग के पास और तो कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक ड्रैगन का ब्लड उसके अंदर जा चुका है। चाहे वो इसे रोकने की कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, ब्लैक ड्रैगन की इवल पावर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेगी। और अब वो खुद भी एंसेस्टर से पंगे लेकर अपनी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, तो उसने भी एंसेस्टर की हाँ में हाँ मिला दी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।